डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल थरोरियन इंग्लिश विद कादिम अकील। और आज के हम वीडियो में डिटर्मिनर का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। डिटर्मिनर में भी पहले पॉसेसिव डिटर्मिनर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो पॉसेसिव डिटर्मिनर, पॉसेसिव डिटर्मिनर हमने डिटर्मिनर का जो बेसिक है वो एडजेक्टिव वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया, तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं। जो बेसिक्स ऑफ अ डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आप कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनर उसमें डिस्कस कर लिया है। तो आज पॉसेसिव डिटर्मिनर का कंपटीशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, माई ये है पॉसेसिव डिटर्मिनर, ये है पॉसेसिव डिटर्मिनर। आप सब लोगों को पता है कि डिटर्मिनर जो है वो कभी भी सेंटेंस में अकेले यूज नहीं होता। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ नाउन। तो कभी भी आप जब आप डिटर्मिनर लिखते हो तो उसके बाद हमेशा ही एक नाउन आता है, ठीक है। माई है पॉसेसिव डिटर्मिनर, फिर एक वर्ड होता है माइन। माइन क्या है? ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। इट इज पॉसेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस का काम क्या होता है? किसी नाउन की जगह यूज होना। तो जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे तो उसके बाद नाउन का यूज कभी नहीं करोगे, और जब आप पॉसेसिव डिटर्मिनर का यूज करोगे तो उसके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? माइंड जो है वो पोजेशन को दिखाता है, ये दिखाता है पोजेशन, और माई भी पोजेशन को दिखाता है, लेकिन ये किसी नाउन के साथ लिख के पोजेशन दिखाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, पहले कुछ पॉसेसिव डिटर्मिनर तो पॉसेसिव प्रोनाउन से वो मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ डिटर्मिनर्स लिखता हूँ, पॉसेसिव डिटर्मिनर, और यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए, माई है पॉसेसिव डिटर्मिनर, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन माइन है। आवर है पॉसेसिव डिटर्मिनर, इसका पॉसेसिव प्रोनाउन आवर्स है। हिज है पॉसेसिव डिटर्मिनर, टच करो। हिज है पॉसेसिव डिटर्मिनर, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिज का पॉसेसिव डिटर्मिनर और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों सेम रहता है। ऑल राइट। हर है पॉसेसिव डिटर्मिनर, हर से है पॉसेसिव प्रोनाउन। फिर इसी तरीके से इट है, इट्स है पॉसेसिव डिटर्मिनर, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता, ठीक है। देयर है पॉसेसिव डिटर्मिनर, और देयर्स है पॉसेसिव प्रोनाउन। ये चीज आपके समझ में आ गई? अब आप ये चीज देखिए, आप इनका यूज करोगे तो इनके बाद हमेशा कोई नाउन आएगा, इनके बाद हमेशा नाउन आएगा, और आप इनका यूज करोगे तो इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा। और ये क्या काम करेंगे? ये पोजेशन को दिखाएंगे। किसको? पोजेशन को दिखाएंगे। इतनी चीज समझ में आएगी? ये तो बेसिक्स था, जो पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस कर लिया था, और एक बार आपको फिर बता दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अवर इज अ ग्रेट कंट्री। अवर इज अ ग्रेट कंट्री। अब आपने लिखा अवर इज अ ग्रेट कंट्री। अब आप देखिए, यहाँ पर आपने इज अ ग्रेट कंट्री लिखा, ये प्रेडिकेट हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट। अब आप प्रेडिकेट हो गया, अब आपको सब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पर आपने अवर लिखा। अवर क्या है? ये है पॉसेसिव डिटर्मिनर, ये है पॉसेसिव डिटर्मिनर। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। अ डिटर्मिनर कैन नेवर बी द सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब आपने यहाँ पर अवर लिख दिया। अब ये पॉसेसिव डिटर्मिनर है। पॉसेसिव डिटर्मिनर के बाद तो हमेशा नाउन आते हैं, ये तो गलत हो गया। अब आप इसको सही कैसे कर सकते हो? या तो फिर आप इसके बाद कोई नाउन लिख दो, अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री, ऐसे लिखिए, तब ठीक हो जाएगा। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो अवर लिखा हुआ है इसकी जगह आप अवर्स लिख दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में आपने एक बार कंट्री वर्ड को लिख दिया तो दोबारा से उस कंट्री को लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह प्रोनाउन लिख दीजिए। तो हम इसकी जगह अवर्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अवर्स। अवर्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अवर कंट्री। मैंने आपको बताया ये अवर्स है, पॉसेसिव। अवर्स तो पूरी कंट्री हो जाएगा ना। हाँ, अवर्स यहाँ पर दिखा रहा है अवर कंट्री। पॉसेसिव माइंड जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये पोजेशन को दिखाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप माइंड लिखते हो
तो माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन। माइन का मतलब माई प्लस नाउन। जब आप आवर्स लिखते हो तो आवर्स का मतलब होता है आवर प्लस नाउन। इसी तरीके से जब आप हिज लिखते हो तो हिज का मतलब होता है हिज प्लस नाउन। हिज प्लस नाउन। जब आप हर्ष लिखते हो तो इसका मतलब होता है हर प्लस नाउन। हर प्लस नाउन। जब आप इट्स लिखते हो तो इसका मतलब होता है इट प्लस नाउन। सर लेकिन इसका तो नहीं होता, इट का इट्स ही रहता है, ठीक है, इट का इट्स ही रहता है। जब आप देयर लिखते हो देयर्स तो देयर्स का मतलब होता है देयर प्लस नाउन। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने अवर्स लिखा, अवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया कि पजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन। अब हम इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अवर्स का मतलब हो जाएगा अवर प्लस नाउन। अब इस नाउन की जगह हम क्या लिखेंगे, ये ऑलरेडी आपने जो कंट्री वर्ड नाउन लिखा है ये नाउन है यहाँ पर, तो अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। डिड यू गेट इट? ऑल राइट। तो ये एक क्वेश्चन था कि आप सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं तो किसी प्रोनाउन को बना सकते हैं, डिटरमिनर को नहीं बना सकते। वहां पर आपने आवर लिख दिया, वो था पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर तो कभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, पजेसिव प्रोनाउन बन सकते हैं, तो वहां हमने आवर लिख दिया। इतनी चीज आपके समझ में आ गई? ऑल राइट। होप आपने उतार लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा अब आप देखिएगा, दिस इज वेरी पजेसिव डिटरमिनर और पजेसिव प्रोनाउन। कुछ टीचर्स इसको जो है प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ाते हैं, हम अलग एक सेपरेट टॉपिक डिटरमिनर में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर प्रोनाउन में हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। और देखिए हम कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने आपको वो लिख दिया। अब कुछ चीज और देखना, देखिए आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये है सब्जेक्ट। और मी, अस, हिम, हर, इट, देम। अच्छा, एक यूल है क्या सेकंड पर्सन वाला? ये है ऑब्जेक्ट। जब आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो आप इनका यूज करोगे, इन प्रोनाउंस का यूज करोगे। जब आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी सेंटेंस में तो इनका यूज करोगे। मतलब एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और एक प्रीपोजिशन के बाद आप इनका यूज करोगे एज ए ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के होते हैं या प्रीपोजिशन के होते हैं। तो जब अगर कभी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप इनका यूज करिए, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो इनका यूज करिए। पजेसिव डिटरमिनर मैंने आपको बता दिया, पजेसिव प्रोनाउन भी आपको पता चल गए, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट की जरूरत होगी तो हम इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन लिखते हैं, यू बट नॉट मी हैव बीन invited to the party. This is very important. पहला ही हमारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सवाल से सुनिए। देखिए आपने लिखा you but not me। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ ये आप सुनिए। कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है। कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे, एक इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव से कंपैरिजन कर सकते हैं, एक जेरेंट का एक जेरेंट से कंपैरिजन कर सकते हैं, एक इंसान का एक इंसान से कंपैरिजन कर सकते हैं, एक लड़के का एक लड़के से कंपैरिजन कर सकते हैं। सेम टाइप के बीच में कंपैरिजन होता है, कीप इट इन योर माइंड। ऑलराइट, अब आप यहाँ देखें, आपने लिखा यू बट नॉट मी, आपने यहाँ यू सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद आपने बट नॉट लिख दिया, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कंजंक्शन वाले पार्ट में भी हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। बट प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, बट प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। यहाँ पर बट जो है वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, यू बट नॉट मी, आपने यहाँ यू लिखा, यू क्या है
सब्जेक्ट है, यू है यहाँ सब्जेक्ट। अब आप किसी को बता रहे हो कि यू को नहीं, यू को ना कि मी को इनवाइट किया गया है, मतलब यहाँ पर आपने मी लिख दिया ऑब्जेक्ट, यू को लिखा सब्जेक्ट और मी लिखा ऑब्जेक्ट। आप कंपैरिजन कर किसके बीच में रहे हो, यू के बीच में। यू है यहाँ सब्जेक्ट और फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, मी है ऑब्जेक्ट। मैंने अभी अब बट कंजंक्शन का यूज कर रहे हो आप, और अभी मैंने आपको बताया है कि कंपैरिजन सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है, तो ये तो सेंटेंस आपने गलत लिख दिया। यहाँ पर आप देखिए एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। देखिए तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं जब, और अभी मैंने आपको बताया कि कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है। यहाँ पर आपने यू को लिखा एज ए सब्जेक्ट, फिर बट नॉट मी लिखा। अब यहाँ पर मी हो गया ऑब्जेक्ट, हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ आप कंपैरिजन सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होता है। देखिए ये हैव है हेल्पिंग वर्ब, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इससे पहले भी दूसरा वाला जो होगा वो भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। मी तो है ऑब्जेक्टिव केस, तो आप इसको काट के आई लिखिए इस तरीके से, यू बट नॉट आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। अब एक सवाल और देखना, योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड them but not I to the party। अब आपने लिखा इस बार your friend has invited them but not I to the party। अब आपने यहाँ पर your friend सब्जेक्ट लिखा और has यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, invited यहाँ मेन वर्ब हो गई। इस बार आप देखें ये जो them है ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट किसका, इस इनवाइट वर्ब का। फिर आपने बट नॉट लिखा, ये कंजंक्शन हो गया। इसके बाद आपने क्या लिखा, आई को सब्जेक्टिव केस में लिख दिया, और इस बार आप कर क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये इनवाइटेड वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, तो ये देम ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से करेंगे ना कि सब्जेक्ट से। अब आपने आई तो ये सब्जेक्टिव केस वाला गलत लिख दिया, अब आप इसको काट के क्या लिखेंगे, मी। योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड देम बट नॉट मी टू द पार्टी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आप कंपैरिजन सब्जेक्ट का कर रहे थे, तो मी को काट के आपने आई लिखा। यहाँ पर आप कंपैरिजन एक वर्ग के दो ऑब्जेक्ट का कर रहे हैं। कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है, तो जो दूसरा वाला आपने सब्जेक्टिव केस में लिखा था आई, उसको काट के आप मी करिए। एक क्वेश्चन और देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Ayan knows your father, Ayan knows your father better than mine। This is very important। Ayan knows your father better than mine। अब आप देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, अयान एक सब्जेक्ट लिखा और उसके बाद नोज वर्ब लिखी। नोज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो योर फादर जो हो जाएगा वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपने इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको हमेशा याद रखिए। आप देन कंजंक्शन का यूज करते हो कंपैरिजन के लिए। देन कंजंक्शन का यूज किसके लिए करते हो, कंपैरिजन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। THAN देन ये है कंजंक्शन, इसका यूज आप कंपैरिजन के लिए करते हो। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है THEN देन, ये है एडवर्ब, ये है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। इतनी चीज समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आप फिर सुनिए, आप जब देन कंजंक्शन का यूज करते हो तो वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, और देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना हो। फिर से एक बार सुन लीजिए, देन कंजंक्शन का यूज आप कंपैरिजन के लिए करते हो, देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना है। ऑल राइट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर माई लिख दिया, माई तो गुनाह कबीरा हो गया, क्यों,
क्योंकि माई है पजेसिव डिटर्मिनर। पजेसिव डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन आते हैं। यहाँ पर आपने माई लिख दिया, माई के बाद कोई नाउन होता तब ठीक होता, लेकिन सिर्फ अकेला माई गलत हो गया। ऑल राइट, अब हम देखिए क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए अयान नोज योर फादर बेटर देन माई, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक एक करके ट्राई करके देखते हैं। क्या हम आई लिख सकते हैं, अयान नोज योर फादर बेटर देन आई? बिल्कुल। अब आप देखिए मैंने आपको बताया देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। अगर आप देन के बाद इस आई को लिखोगे तो आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव केस। कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है। जब बाबू आप देन के बाद आई लिख दोगे तो आई सब्जेक्टिव केस हो जाएगा और एक सब्जेक्ट हमारा अयान हो जाएगा और एक सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अब क्या होगा कि अयान भी एक सब्जेक्ट है और आई एक सब्जेक्ट है। अयान भी योर फादर को जानता है और आई भी योर फादर को जानता है, लेकिन आई अयान योर फादर को ज्यादा बेहतर जानता है इन कंपैरिजन टू आई। मैं आपको एक फिगर से समझाता हूँ। देखिए अगर आपने आई लिख दिया बाबू तो यहाँ पर ये आई क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया। कंपैरिजन सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है। जब आप आई लिखोगे तो मतलब इस आई का कंपैरिजन इस अयान से होगा, ठीक है। तो ये अयान हो गया और ये आई हो गया, ये अयान हो गया, ये आई हो गया। अब आपने दो सब्जेक्ट लिख दिए। अच्छा, ये दोनों सब्जेक्ट क्या है, इनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट योर फादर है। एक कॉमन ऑब्जेक्ट योर फादर है। अयान भी योर फादर को जानता है, आई भी योर फादर को जानता है, मतलब इन दोनों के लिए योर फादर एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अयान जो है आई से बेहतर जानता है योर फादर को, तो आई ये लॉजिकल कंपैरिजन है, बिल्कुल ठीक है। दो इंसान हैं, दोनों ही एक कॉमन इंसान को कॉमन आदमी को जानते हैं। एक ज्यादा बेहतर जानता है, दूसरा कम बेहतर जानता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बेटर देन आई, ये ठीक हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं कि और हम क्या लिख सकते हैं। क्या हम बेटर देन मी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ ऊपर वाला। अब आप देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर देन के बाद मी लिख दें, देन के बाद क्या लिख दें, मी, तो ये मी क्या है बाबू, ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप, अयान सब्जेक्ट हो गया, अयान सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, इस सब्जेक्ट का एक ही ऑब्जेक्ट योर फादर हो जाएगा और दूसरा जब आप मी लिख देंगे तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब आप मी लिखेंगे तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का कंपैरिजन हो जाएगा। आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का कंपैरिजन कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, आप ये देखिए कि अयान एक लड़का है, अयान दो इंसानों को जानता है, एक योर फादर को और एक मी को। अयान दोनों को जानता है, मी को भी जानता है और योर फादर को भी जानता है। अयान कॉमन सब्जेक्ट है, इसका एक और एक ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट योर फादर हो जाएगा। लेकिन वो योर फादर को ज्यादा बेहतर जानता है और मी को उतना बेहतर नहीं जानता है। ये चीज आपकी समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, अगर आप बेटर देन मी लिखोगे तो ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है। फिर क्या होगा कि अयान के लिए दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक योर फादर और एक मी। अयान योर फादर को बेटर जानेगा, मी को उतना बेटर नहीं जानेगा। जब आप बेटर देन आई लिख देंगे तो आई है सब्जेक्टिव केस और हम देन के बाद उस चीज को लिखते हैं जिसका हमें कंपैरिजन करना होता है। जब आप आई लिखोगे तो आई सब्जेक्टिव केस है, इस आई का कंपैरिजन इस अयान से होगा, अयान भी सब्जेक्टिव केस है। अब अयान और आई के लिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर फादर। योर फादर एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन अयान भी योर फादर को जानेगा, आई भी जानेगा, अयान ज्यादा बेहतर जानेगा, है नहीं। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा है, अयान नोज योर फादर बेटर देन आई नो योर फादर, लेकिन योर फादर दोनों बार रिपीट हो जाएगा। इसी वजह से हमने लास्ट में आई नो योर फादर को नहीं लिखा है, सेमेंटिक एसोसिएशन की वजह से। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब आप एक चीज और देखिए, बेटर देन मी भी ठीक हो जाएगा, बेटर देन आई भी ठीक हो जाएगा। जब आप बेटर देन मी करोगे तो कंपैरिजन योर फादर और मी ये दो ऑब्जेक्ट का हो जाएगा। जब आप बेटर देन आई करोगे तो कंपैरिजन अयान और आई दो सब्जेक्ट का हो जाएगा, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हम बेटर देन माइंड लिख सकते हैं? अब आप देखिए, बेटर देन माइंड।
अगर हम बाबू माइंड लिखेंगे तो माइंड है पजेसिव प्रोनाउन, माइंड है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन बराबर होता है पजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन। तो इस माइंड का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, माई फादर, माई प्लस नाउन का मतलब करके माई प्लस नाउन का मतलब क्या हो जाएगा, माई फादर। अब आप देखिए अयान योर फादर को भी जानता है और माई फादर को भी जानता है। कोई अयान है, ये अयान है, ये एक योर फादर है और ये माई फादर है। अयान योर फादर को भी जानता है और माई फादर को भी जानता है, लेकिन योर फादर को ज्यादा बेहतर जानता है, माई फादर को उतना बेहतर नहीं जानता। आप यहाँ सुनिए, जब आपने बेटर देन मी लिखा था तो वहां पर अयान योर फादर और मी को जानता था, लेकिन मी को उतना बेहतर नहीं जानता था, योर फादर को बेहतर जानता था। जब आपने बेटर देन माइंड लिखा, माइंड है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन पजेशन दिखाते, तो यहाँ पे माइंड का मतलब माई फादर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप तीनों चीजें लिख सकते हो, बेटर देन आई भी, बेटर देन मी भी और बेटर देन माइंड भी। जब आप आई कहोगे तो मैं और अयान योर फादर के लिए दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। जब बेटर देन मी कहोगे तो अयान के लिए योर फादर और मी ये दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और जब आप बेटर देन माई कहोगे तो अयान के लिए योर फादर और माई फादर दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। डिड यू गॉट इट? फिर से सुन लें, देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका कंपैरिजन करना होता है। तो बेटर देन आई, बेटर देन मी और बेटर देन माई, इस कंटेक्स्ट में तीनों ही ठीक है। अब हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, आप इसको देखना जरा। देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन हमेशा लॉजिकल होना चाहिए और कंपैरिजन हमेशा सेम टाइप की चीजों के बीच में होता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे लिख देते हैं, he helps you more than। अब ये फिल द ब्लैंक है, आपको आई वाला प्रोनाउन यूज करना है, आई के प्रोनाउन यूज करना है। he helps you more than। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर आपने then कंजंक्शन लिखा, then के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका कंपैरिजन करना होता है। अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। क्या हम आई लिख सकते हैं? अब आप देखिए, अगर बाबू आप देन के बाद आई को लिखोगे तो देन के बाद उस चीज को लिखते हो जिसका कंपैरिजन करना होता है। जब आप देन के बाद आई को लिख दोगे तो आई तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, फिर आपका कंपैरिजन किस से हो जाएगा, ही और आई का कंपैरिजन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक इंसान ही है और एक आई है, ठीक है, ये ही है और ये आई है, ये किसी इस यू की हेल्प करते हैं, दोनों ही यू की हेल्प करते हैं। ही यू की हेल्प ज्यादा करता है, आई यू की हेल्प कम करता है। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो जब आप आई लिखोगे तो आई सब्जेक्टिव केस है, फिर देन के बाद हम उस चीज को लिखते हैं जिसका कंपैरिजन करना होता है। आई और ही लॉजिकल कंपैरिजन है, दोनों पर्सन्स है, पर्सन्स का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। फिर उस केस में यू जो है दोनों के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, इतनी चीज आपके समझ में आ गई। अब आप देखिए, क्या हम यहाँ पर मी लिख सकते हैं? क्या मी लिख सकते हैं? मी लिखने का मतलब हो गया मी लिखने का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्ट है। जब हम मी लिख देंगे तो मतलब मी तो है ऑब्जेक्ट। अब जब आप मी लिखोगे तो आप इस बार कंपैरिजन किस का करोगे, ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। आपको कैसे पता चला कि यू ऑब्जेक्टिव केस में है? क्योंकि आपने हेल्प वर्ब के बाद लिखा है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है। जब आप यू को मेन वर्ब से पहले लिखते हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब के बाद लिखते हो तो मेन वर्ब से पहले लिखते हो तो वो सब्जेक्ट होता है और मेन वर्ब के बाद लिखते हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आपने यहाँ पर यू को मेन वर्ब के बाद लिख दिया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। गॉट इट? फिर आपने मैंने ये बता दिया कि देन के बाद जब आई लिखोगे तो किस तरीके से ही और आई का कंपैरिजन हो जाएगा, दो सब्जेक्ट हो जाएंगे, दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। अब जब आप मी लिखोगे तो मी क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। जब आप मी लिख दोगे तो देन के बाद मी लिखोगे तो मतलब देन के बाद हम उस चीज को लिखते हैं जिसका हमें कंपैरिजन करना होता है। अगर हम मी लिख देंगे तो इस बार कंपैरिजन यू और मी के बीच में हो जाएगा, यू और मी के बीच में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आप ये देखिए, ये कोई ही एक लड़का है, वो दो लोगों की मदद करता है, एक यू की मदद करता है और एक मी की मदद करता है। यू की मदद ज्यादा करता है, मी की मदद कम करता है। तो इस बार ही जो है ये कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके ये दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। सर दोनों यूज कर सकते हैं?
हाँ, दोनों ही यूज कर सकते हैं। जब आप बेटर मोर देन आई कहोगे तो आप भी यू की हेल्प करोगे, ही भी यू की हेल्प करेगा, ही ज्यादा करेगा, यू आई कम करेगा। जब आप बेटर देन मोर देन मी कहोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ही यू की भी हेल्प कर रहा है और मी की भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन यू की हेल्प ज्यादा कर रहा है। डिड यू गॉट इट? है नहीं, ये चीज आपके समझ में आई? तो देखो दोनों ही कंपैरिजन लॉजिकल है, दोनों ही कंपैरिजन लॉजिकल है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, इसको देखना था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही हेल्प योर फ्रेंड मोर देन डैश, ही हेल्प्स योर फ्रेंड मोर देन डैश। अब आप देखिए यहाँ पर देन के बाद आपको वो चीज लिखनी होती है जिसका कंपैरिजन करते हैं, है नहीं, हमें आई वाला प्रोनाउन यूज करना है। तो क्या मैं यहाँ पर आई लिख सकता हूँ? अब देखिए, अब जब आप आई लिखेंगे तो आई है सब्जेक्टिव केस। अब देन के बाद हम उस चीज को लिखते हैं जिसका कंपैरिजन करना होता है। अगर आपने आई सब्जेक्टिव केस लिख दिया तो इस बार कंपैरिजन किस किस का हो जाएगा? ही और आई का हो जाएगा, ही और आई का हो जाएगा, मतलब ही भी सब्जेक्ट आई भी सब्जेक्ट, दोनों का ये योर फ्रेंड कॉमन, योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक ऐसे सुनिए बाबू, एक ये ही हो गया और एक ये आई हो गया। अब आपने, ठीक है, और ये एक योर फ्रेंड हो गया, ये योर फ्रेंड हो गया। ही भी योर फ्रेंड की मदद कर रहा है, आई भी योर फ्रेंड की मदद कर रहा है, लेकिन ही ज्यादा कर रहा है, आई कम कर रहा है ना? इतनी चीज समझ में आ गई? ऑलराइट। अच्छा, क्या हम मी लिख सकते हैं? ये देखते हैं लिख के। अगर बाबू आप मी लिख दोगे, देन के बाद उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना होता है नहीं? अगर आप मी लिख दोगे तो बाबू ये क्या होगा? योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है ना, योर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। अब इस योर फ्रेंड और इस मी, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। क्या चीज? इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बाबू? देखो कि ही एक अकेला बंदा है, ही एक अकेला बंदा है ना, वो दो लोगों की मदद करता है। एक है योर फ्रेंड, एक योर फ्रेंड है और एक मी है, मतलब ये दोनों की हेल्प करता है। तो ही अकेला सब्जेक्ट हो गया, इसके दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक योर फ्रेंड और एक मी, दोनों की मदद करता है, लेकिन योर फ्रेंड की मोर करता है, मेरी उतनी नहीं करता। ये लॉजिकल है? लॉजिकल है नहीं है? ऑलराइट। क्या हम यहाँ पर माइंड लिख सकते हैं? क्या चीज? माइंड। माइंड मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन, माइंड लिख सकते हैं। माइंड का मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन। माइंड बराबर, अभी मैंने बताया कि पॉजेसिव प्रोनाउन बराबर होते हैं, हाँ लिख सकते हैं। हाँ सुनो बाबू, पॉजेसिव प्रोनाउन बराबर होता है पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन बराबर होता है पॉजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन। अब आप देखो यहाँ पर आपने माइंड लिखा, तो माइंड का मतलब क्या हो जाएगा? माई प्लस नाउन। अब ये नाउन कौन सा यूज करोगे? इस फ्रेंड को यूज करोगे, तो माई फ्रेंड। क्या चीज? माई फ्रेंड। अब आप देखो, जब आप माइंड लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ही एक बंदा है, वो दो योर फ्रेंड की भी मदद करता है, योर फ्रेंड की मदद करता है और माई फ्रेंड की भी मदद करता है, दोनों की ही मदद करता है, लेकिन योर फ्रेंड की ज्यादा मदद करता है, माई फ्रेंड की ज्यादा मदद नहीं करता है। यहाँ पर आप तीनों चीजें लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, मी भी लिख सकते हो और माइंड भी लिख सकते हो, तीनों ही लिख सकते हैं। अलग अलग कंटेक्स्ट हो जाएगा। जब आप आई लिखोगे तो ही और आई दोनों का एक कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगा, कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाएगा योर फ्रेंड। तो ही भी, हाँ यू भी लिख सकते हैं, यू नहीं लिख सकते। ही हेल्प्स योर फ्रेंड मोर देन यू, मोर देन वो भी लिख सकते हैं। अभी वो मैं एग्जांपल बताऊंगा। वो अलग हो जाएगा थोड़ा सा। सर वो जब भी लिखेंगे ना, जब योर होगा या फिर यू जैसा मतलब। अब यू भी लिख सकते हो, अभी मैं बताऊंगा। यू सर भी वो लिख थोड़ा सकते अलग हो, हो जाएगा ना। हाँ एक अभी वो मैं बताऊंगा एक एग्जांपल। यू भी लिख सकते हो, ठीक है, यू भी लिख सकते हो। मैंने तो आपको ये बोला था आई वाला प्रोनाउन यूज करना है, ठीक है। तो जब आई भी लिख सकते हो, मी भी लिख सकते हो, माइंड भी लिख सकते हो। ये चीज आपके समझ में आ रही है? ऑलराइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए, एक्चुअली पॉजेसिव प्रोनाउन बहुत प्यारा सा टॉपिक होता है। और कुछ लोग कहते हो जहाँ देन लिखा हो मी लिख दो, आई लिखा हो तो माइंड लिख दो, ऐसा रट्टा नहीं मानना। कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। देन के बाद आप उस चीज को लिखा करें जिसका कंपैरिजन करना होता है नहीं? अब एक सवाल और देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेर याद आया, अभी एक शेर भी सुना देंगे। एक ऑप्शन देखिए, He helps दिए जा रहे यू डैश फ्रेंड। जमालपुर का नाम नहीं कर दिए जा रहे। हाँ वो बैठ अभी योर फ्रेंड
देन ही हेल्प्स योर फ्रेंड मोर देन फ्रेंड। अब आप देखिए आपके पास ऑप्शन है आई, मी, माइन और माई, ये ऑप्शन है। ही हेल्प्स योर फ्रेंड मोर देन डेज फ्रेंड। अब आप देखिए यहाँ पर देन के बाद आप उस चीज को लिखते हैं जिसका आपको कंपैरिजन करना होता है। अब इस बार आपने यहाँ पर ऑलरेडी फ्रेंड लिख सर माई दिया, आएगा इसमें। तो आई तो आ ही नहीं सकता नहीं। क्योंकि आई तो पर्सन को रेफर करेगा, ये भी नहीं पर्सन आ को सकता। रेफर माई पता है माई भी नहीं आएगा, माई आएगा, माई। सिर्फ अब इस बार सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है माई। माई हो सकता है क्योंकि आपने ऑलरेडी वो नाउन लिख दिया। अच्छा, यू वाला एग्जांपल बता अब दीजिए। हैव सम पेशेंस, यू वाले एग्जांपल पे भी आएंगे एक एक करके, है ना, एक एक करके सब पे आएंगे। पॉजेसिव डिटरमिनर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन ओवर हियर। My father speaks Urdu better than me. This is very important. Pay attention over here. My father speaks Urdu better than me. आपने यहाँ पर बाबू एक ये लिखा, my father सब्जेक्ट लिखा, ऑल राइट, फिर एक स्पीच ट्रांजिटिव वर्ब लिखी, उसके बाद उर्दू एक ऑब्जेक्ट लिखा जो कि लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। फिर आपने एक देन कंजंक्शन का यूज किया, देन कंजंक्शन कंपैरिजन दिखाता है। आप देन के बाद उस चीज को लिखते हो जिसका कंपैरिजन करना हो। यस सर। है नहीं? अब आपने यहाँ पर देन के बाद मी को लिख दिया जो कि ऑब्जेक्टिव केस पर्सन को दिखाता है। क्या चीज? पर्सन है। मी और आई पर्सन को दिखाते हैं, है नहीं? अगर आपने मी को देन के बाद मी को लिख दिया तो मी है ऑब्जेक्टिव केस, तो कंपैरिजन किस किस का होगा? उर्दू का होगा और मी का होगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, क्या उर्दू और पर्सन का कंपैरिजन आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उर्दू एक लैंग्वेज है और मी एक पर्सन है। एक पर्सन और एक लैंग्वेज का कंपैरिजन हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो मी यहाँ पर गलत हो गया। मी गलत हो गया, नहीं हो गया? इस वजह से गलत हो गया क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव केस और उर्दू भी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज है, मी पर्सन वाला है, तो इस वजह से गलत हो गया। एक लैंग्वेज और एक पर्सन का कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अच्छा, माई तो आप लिख ही नहीं पाओगे, माई भी नहीं सकते। माइंड लिख सकते हो क्या? हम माइंड लिख के देख सकते हैं। अगर आप माइंड लिखोगे तो बाबू माइंड है पॉजेसिव प्रोनाउन। सर माइंड तो माई दोनों एक ही है ना सर? नहीं बाबू, माइंड और माई दोनों एक क्यों है? माइंड वो मतलब ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। माई प्लस नाउन। माइंड बराबर क्या होता है? माई प्लस नाउन सर। नाउन। तो यहाँ पर आप माई लिखोगे, अब ये नाउन क्या लिखना पड़ेगा? उर्दू। अगर यहाँ पर माइंड लिखोगे तो माइंड का मतलब क्या हो जाएगा? माई उर्दू। तो आप सेंटेंस पढ़ो, माई फादर स्पीक्स उर्दू बेटर देन माई उर्दू। क्या ये लॉजिकल है? नहीं है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हो? आई लिख सकते हो। अब आई लिखोगे तो आई का मतलब क्या हो गया? आई ये सब्जेक्ट हो गया और माई फादर एक सब्जेक्ट हो गए। अब ये दो सब्जेक्ट हो गए, दोनों सब्जेक्ट का एक कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। क्या? उर्दू। माई फादर भी उर्दू बोलते हैं, आई भी उर्दू बोलता है। माई फादर ज्यादा बेहतर उर्दू बोलते हैं, आई उतनी अच्छी नहीं बोलता। गॉट इट? यस सर। मी इस वजह से गलत हो गया था क्योंकि मी है ऑब्जेक्टिव केस। जब आप मी को लिख दोगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हो जाएगा उर्दू और मी का। लेकिन उर्दू लैंग्वेज है, मी है पर्सन, पर्सन और लैंग्वेज का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पे अटेंशन ओवर हियर। My father trusts my brother more than मी। my। सर मी क्यों नहीं लिख सकते? My father trusts my brother more than my। अब बाबू आपने my लिख दिया, ये तो हो गया गुनाहे कबीरा, क्योंकि my के बाद हमेशा मतलब my है पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन आते हैं, तो my गलत हो गया। अच्छा, देन क्या है? कंजंक्शन है। इस देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना है नहीं? ऑल राइट। अब बाबू आपने यहाँ पर माई फादर सब्जेक्ट लिखा। क्या लिखा? माई फादर। ट्रस्ट एक वर्ब लिखी और उसका एक ऑब्जेक्ट लिख दिया माई ब्रदर। अब आप देखो, इस देन के बाद आप क्या क्या लिख सकते हो? पहले लिख के देखते हैं, क्या हम मी लिख सकते हैं?
मी अगर लिखेंगे तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देन के बाद हम उस चीज को लिखते हैं जिसका हमें कंपैरिजन करना होता है। जब आप मी लिखोगे तो फिर कंपैरिजन माय ब्रदर और मी का हो जाएगा। मतलब ये होगा कि ये माय फादर है और ये एक मैं हूँ और एक ये माय ब्रदर है। माय फादर माय ब्रदर को भी ट्रस्ट करते हैं और मी को भी ट्रस्ट करते हैं। तो माय फादर के लिए दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक मी और एक माय ब्रदर। लेकिन माय फादर माय ब्रदर पे मोर ट्रस्ट करते हैं, मी पे उतना नहीं करते। है नहीं? बात ठीक हो जाएगी ना? लॉजिकल कंपैरिजन है नहीं? अच्छा अब आप देखो, क्या मैं आई लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ बाबू? अगर आई लिखने का मतलब क्या हो जाएगा कि माय फादर ट्रस्ट माय ब्रदर मोर देन आई। मतलब देन के बाद हम उस चीज को लिखते हैं जिसका हमें कंपैरिजन करना होता है। अगर मैं आई को लिख दूंगा तो इस आई का कंपैरिजन किससे हो जाएगा? माय फादर से हो जाएगा। माय फादर भी सब्जेक्ट, आई भी सब्जेक्ट। अब माय फादर का भी ऑब्जेक्ट माय ब्रदर और आई का भी ऑब्जेक्ट माय ब्रदर। इसका मतलब बाबू ये होगा कि ये माय फादर है, ये माय फादर हो गए और ये आई हो गया, ये मैं हो गया। माय फादर और आई। अब ये जो माय ब्रदर है ये माय ब्रदर है। माय फादर भी माय ब्रदर पे ट्रस्ट करते हैं और आई भी माय ब्रदर पे ट्रस्ट करता है। लेकिन माय फादर आई माय ब्रदर पे मोर ट्रस्ट करते हैं, आई कम करता है। ये चीज आपके समझ में आ रही है बाबू? अगर आप मी लिखोगे तो माय फादर के लिए दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक माय ब्रदर और एक मी। माय फादर माय ब्रदर और मी दोनों पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन माय ब्रदर पे ज्यादा करते हैं, मी पे कम करते हैं। सर लॉजिकली वो तो सही हो रहा है ना? हाँ दोनों ही सही हो रहे हैं। और जब आप आई लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि माय फादर माय ब्रदर पे ट्रस्ट करते हैं और आई भी माय ब्रदर पे ट्रस्ट करता है। मतलब दोनों लोग ही ट्रस्ट करते हैं माय ब्रदर पे, लेकिन फादर ज्यादा करते हैं, आई कम करता है नहीं? अब एक चीज और देखो, क्या माइंड लिख सकते हैं बाबू यहाँ पर? क्या चीज? माइंड। एक मिनट देखना बाबू, लिख के देखते हैं। अगर हम माइंड लिखेंगे तो माइंड का मतलब माई प्लस नाउन हो जाएगा। माई प्लस नाउन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब आप इस नाउन की जगह क्या लिखोगे? ये ब्रदर नाउन ही तो लिखोगे, ब्रदर नाउन लिखोगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम लिख दें माइंड तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि माई ब्रदर मतलब माई फादर ट्रस्ट माई ब्रदर मोर देन माई ब्रदर। माइंड का मतलब तो यही हो जाएगा ना? लेकिन तो कितना इलॉजिकल हो जाएगा, मीनिंग इलॉजिकल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो माइंड नहीं लिख पाओगे यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? या तो मी लिख सकते हो या आई लिख सकते हो। माई और माइंड लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि माइंड का मतलब माई प्लस प्रोनाउन, सॉरी माई प्लस नाउन। नाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रदर। तो माई फादर ट्रस्ट माई ब्रदर मोर देन माई ब्रदर। इतना इलॉजिकल हो जाएगा, बट इट है नहीं? ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉसेसिव प्रोनाउन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो देखें, नोट प्रिपेयर करें, तब आपको मजा आएगा। ठीक है? ऑल राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखो, माई फादर्स वॉच, माई फादर्स वॉच is costlier than my father's watch is costlier than. This is very important. Than me. ये लिखा हुआ है। Alright, pay attention over here. आपने लिखा my father's watch is costlier than me. इस बार आप कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? फादर का या फादर की वॉच का? फादर की वॉच का कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑल राइट, तो आपने यहाँ पर देन कंजंक्शन लिखा, देन कंजंक्शन लिखा। कंजंक्शन इस देन के बाद आप उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना होता है। अगर आप मी लिख दोगे तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस पर्सन है, मी ऑब्जेक्टिव केस है ना, पर्सन को दिखाता है। आप मुझे ये बताओ, क्या आप एक वॉच और एक पर्सन का कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, कभी नहीं कर सकते। अगर आप मी लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वॉच और मी का कंपैरिजन हो जाएगा, जो कि इलॉजिकल है। फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं यहीं पर, हालांकि मी का कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आप ऑब्जेक्ट से करोगे, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है नहीं? ऑल राइट, अच्छा क्या मैं आई लिख सकता हूँ? आई लिख सकता हूँ?
आई लिख के देखते हैं। अगर बाबू आप आई लिख दोगे तो देन के बाद उस चीज को लिखते हो जिसका आपको कंपैरिजन करना होता नहीं लिख है। सकते हो। अगर आपने आई लिख दिया तो आई जो है सब्जेक्टिव केस पर्सन को रेफर करेगा। जब आप आई लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वॉच और आई का कंपैरिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉच और आई का कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन आप देखो आई है पर्सन, वॉच है एक थिंग, एक इंसान और एक नॉन लिविंग चीज का कहीं से कंपैरिजन आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हो बाबू, माई फादर्स वॉच इज कॉस्टलियर देन माई वॉच। क्या चीज? सर मेरे माइंड आ रहा था मेरे माइंड। यही तो लिख सकते हो बाबू, माई फादर्स वॉच इज कॉस्टलियर देन माई वॉच, यही तो लिख पाओगे। ऑल राइट बाबू, अभी मैंने आपको बताया माई है ये, माई मतलब ये वॉच नाउन हो गया और ये आपने माई लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया है कि अच्छा माई क्या है? ये है पजेसिव डिटरमिनर और ये हो गया नाउन। और अभी बताया था हमने आपको कि पजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके क्या बनता है? पजेसिव प्रोनाउन। क्या बनता है? पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इस माई वॉच को किसी एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करूं तो वो क्या होगा बाबू? आई होगा, मी होगा या माइन होगा? माइन होगा ना, माइन ही तो होगा। अगर इस माई वॉच को मैं किसी प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करूं तो वो माइन ही तो होगा। कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माई फादर्स वॉच इज कॉस्टलियर देन माई वॉच लिखो, या फिर माई वॉच नहीं लिखना है तो माइन लिखो। क्या लिखो? माइन। यहाँ पर माइन का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? देखो माई प्लस नाउन, और ये नाउन कौन सा होगा? ये वाला नाउन, इसको यूज करोगे माई वॉच। माई वॉच। अच्छा हम दोबारा से माई वॉच क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि सेंटेंस में ऑलरेडी एक बार वॉच नाउन लिखा हुआ है, तो अब आप उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लो, है नहीं? ठीक है, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइस ऑफ माई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, father's watch is more than my, the price of my father's watch is more than my। all right, ये माई तो गुनाहे कबीरा हो गया। क्यों गुनाहे कबीरा हो गया? क्योंकि माई है यहाँ पर पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव डिटरमिनर के बाद नाउन आते हैं, कोई नाउन नहीं लगा। एक बात, अब एक बात और सुनिए, इस बार अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो इस बार आप कंपैरिजन वॉच का नहीं कर रहे हैं, वॉच की प्राइस का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? वॉच की प्राइस का, वॉच का नहीं कर रहे हैं। इस बार आप कंपैरिजन वॉच की प्राइस का कर रहे हैं। ऑल राइट, वॉच इज मोर देन मी। ऑल राइट, अब यहाँ पर आप देन के बाद उस चीज को लिखोगे जिसका आपको कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन इस बार हमें वॉच का ना करके वॉच की प्राइस का करना है। चलिए अब हम एक बार मी लिख के देख लेते हैं। क्या लिख के देखते हैं? मी। अगर बाबू आप मी लिखोगे तो देन के बाद मी लिखने का मतलब है कि आपने ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। अब आपको और इस मी का कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट से करना है, ठीक है? अब सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, गलत हो गया। इस तरीके से एक दूसरे तरीके से ये भी देख लीजिए कि अगर आप मी को लिखोगे तो मी है पर्सन, एक पर्सन का कंपैरिजन एक प्राइस से, एक कीमत से नहीं कर सकते, ठीक है? फिर देखिए बाबू, ये दो चीज समझ में आएगी। अगर आप आई लिखोगे तो आई का मतलब क्या हो गया बाबू? ये हो गया सब्जेक्टिव केस। आई सब्जेक्टिव केस, ये पर्सन को रेफर करेगा। जब आप आई लिख दोगे तो फिर कंपैरिजन किस किस का हो जाएगा? प्राइस और आई का हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कीमत का और इंसान का कोई कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये चीज आपके समझ में आ गई? ऑल राइट, तो ये आई भी गलत, मी भी गलत। अब हम माइन लिख के देख लेते हैं बाबू। चलो, माइन हो गया हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, अब पजेसिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि पजेसिव डिटरमिनर प्लस नाउन। तो अगर माइन की जगह मैं एक पजेसिव डिटरमिनर लिखूंगा तो ये माई आएगा। अब जो मैं नाउन लिखूंगा तो नाउन क्या आएगा? नाउन ये आएगा वॉच। नाउन क्या आएगा? वॉच आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? द प्राइस ऑफ माई फादर्स वॉच इज मोर देन माई वॉच। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फादर की वॉच का प्राइस का कंपैरिजन करना है, ना कि फादर की वॉच का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बार हम कंपैरिजन वॉच का ना करके वॉच की प्राइस का कर रहे हैं, वॉच की प्राइस का कर रहे हैं।
अगर आप माइन लिख दोगे तो माइन का मतलब हो जाएगा माई वॉच, तो फिर आप ये इलॉजिकल कंपैरिजन हो जाएगा। माई वॉच का और प्राइस का कंपैरिजन पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। माई वॉच की प्राइस का और माई फादर की वॉच की प्राइस का कंपैरिजन पॉसिबल है। डिड यू गेट इट? ये चीज आपके समझ में आ रही है? अगर हम माइन लिख देंगे तो माइन मतलब हो जाएगा माई वॉच, और यहाँ कंपैरिजन हमें करना है प्राइस का, ना कि माई वॉच का। ये चीज आपके समझ में आ गई? ऑलराइट, तो ये तीनों गलत क्यों हो गए? ये चीज आपकी समझ में आई? दैट्स वेरी गुड। अब आप देखिए गलत क्यों। अब इसको, इसी सेंटेंस को देखिए आप कैसे लिखेंगे। अगर मैं सेंटेंस क्वेश्चन पूछूं तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे, द प्राइस ऑफ माई फादर्स वॉच इज मोर देन द प्राइस ऑफ माई वॉच। ऐसे ही तो लिखोगे, द प्राइस ऑफ माई फादर्स वॉच इज मोर देन द प्राइस ऑफ माई वॉच। है नहीं, आपने देखो देन के बाद द प्राइस को लिख दिया, देन के बाद हम उस चीज को लिखते हैं जिसका कंपैरिजन करना होता है। अगर आपने द प्राइस को लिख दिया तो प्राइस और प्राइस का कंपैरिजन हो सकता है नहीं? अब आप समझिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक बार सेंटेंस में द प्राइस लिख दिया और दोबारा से भी सेंटेंस में द प्राइस लिख दिया। हमने आपको बताया कि लैंग्वेज के अंदर रिपीटेशन ऑफ अ सेम वर्ड को अवॉइड करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसकी वजह से सेमेंटिक सिचुएशन आता है, एक अच्छी ट्यून नहीं आती। तो अब एक बार जब आपने ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर द प्राइस लिख दिया है तो उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि प्राइस क्या है? ये नाउन है। नाउन की जगह कौन यूज होते हैं? प्रोनाउन यूज होते हैं। गेट इट? अब हम इस द प्राइस की जगह अगर कोई एक नाउन यूज करेंगे तो वो क्या होगा? दैट। क्या होगा? दैट होगा। क्या होगा? दैट प्रोनाउन होगा। ऑलराइट, ये दैट किसकी जगह यूज किया है आपने? द प्राइस की जगह। ठीक है, अब ये ऑफ प्रीपोजिशन आपने यूज कर ली। फिर आप देखिए यहाँ पर आपने माई वॉच लिख दिया। क्या लिख दिया? माई वॉच। माई है पजेसिव डिटर्मिनर, वॉच है नाउन। पजेसिव डिटर्मिनर प्लस नाउन मिलके बनते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर मैं इस माई वॉच को किसी प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो क्या होगा? माइन। क्या होगा? माइन। माइन का मतलब क्या हो जाएगा? माई वॉच। तो आप इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो? द प्राइस ऑफ माई फादर्स वॉच इज मोर देन दैट ऑफ माइन। बाबू यहाँ पर दैट किसको दिखा रहा है? ये प्राइस को दिखा रहा है, और माइन किसको दिखा रहा है? माई वॉच को दिखा रहा है। गॉट इट? ये सही है कंपैरिजन। फादर्स की वॉच का प्राइस, माई वॉच की प्राइस, माई वॉच का प्राइस आप कर सकते हो कंपेयर, लेकिन फादर की वॉच और माई वॉच का प्राइस ये कंपेयर नहीं कर सकते। आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही है। वेरी गुड, इसको उतार लिया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ऑल राइट, पे अटेंशन ओवर हियर। अब आप देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ एक सेंटेंस लिखता हूँ, माई कार। क्या चीज? माई कार हमने लिखा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप संभल के सुनिए और संभल के देखना। अगर हम माई कार को लिखना चाहें तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? माई कार का मतलब क्या हो जाएगा? द कार ऑफ मी। माई कार का मतलब द कार ऑफ मी। ये एक डेफिनेट कार है, तो आप माई कार को लिख सकते हो द कार ऑफ मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कार ऑफ मी। अच्छा, द कार, अगर मैं इस द कार की जगह एक प्रोनाउन यूज करना चाहूं तो वो क्या होगा? दैट। क्या होगा? दैट। द कार की जगह अगर मैं प्रोनाउन यूज करूं तो क्या हो जाएगा? दैट। अच्छा, ऑफ मी ऐसे लिखते हैं, दैट ऑफ मी। तो देखो, आप माई कार को लिख सकते हो द कार ऑफ मी, और माई कार को दैट ऑफ मी भी लिख सकते हो। दैट ऑफ मी, दैट कार ऑफ मी। नहीं, द कार की जगह अगर आप एक प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या यूज करोगे? दैट। दैट यूज करोगे तो ये दैट किसकी जगह यूज हो रहा है? इस द कार की। तो मैंने उस द कार की जगह दैट लिख लिया, ऑफ मी को ऐसे लिखे रहने दिया। क्या लिखे? ऐसे ही लिखे रहने दिया।
अब आपको बात ये समझनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बाबू जो माई होता है ये ऑफ मी का इक्विवेलेंट होता है। माई होता है ऑफ मी का इक्विवेलेंट, और जो अवर होता है ऑफ अस का इक्विवेलेंट, और योर होता है वो ऑफ यू का इक्विवेलेंट होता है। देयर जो है वो ऑफ देम का इक्विवेलेंट होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, इन चीजों को यहीं से समझिए, ठीक है। माई ऑफ मी का इक्विवेलेंट होता है, अवर ऑफ अस का इक्विवेलेंट होता है, योर ऑफ यू का इक्विवेलेंट होता है, देयर ऑफ देम का इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब आप देखो, आपने क्या लिखा, माई कार, माई कार, तो माई कार को मैंने लिखा द कार ऑफ मी, तो यहाँ पर ये जो माई है इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ऑफ मी लिख दिया। क्या लिख दिया, ऑफ मी, क्योंकि माई का इक्विवेलेंट क्या है, ऑफ मी, ठीक है। कार एक डेफिनेट है तो उसके लिए मैंने द लगा दिया, द कार ऑफ मी। अब इस द कार की जगह मैंने एक प्रोनाउन यूज कर दिया, दैट। क्या यूज कर दिया, दैट ऑफ मी, वैसे ही लिख रहने दिया, क्योंकि दैट ऑफ माई तो नहीं लिख सकते, लेकिन माई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ मी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ मी माई का इक्विवेलेंट है। चलिए मैं एक सेकंड आपको और लिख के बताता हूँ। अब देखिए, अगर हम ऐसे ही माई ब्रदर लिख दें, क्या लिख दें, माई ब्रदर, तो माई ब्रदर को हम ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रदर ऑफ मी, द ब्रदर ऑफ मी। अच्छा, द ब्रदर की जगह अगर हम कोई एक प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो दैट का यूज करेंगे, दैट। अच्छा दैट, अब द ब्रदर की जगह हमने क्या यूज कर लिया, दैट ऑफ मी। इसी तरह से समझ में आ गई। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ऐसे लिखते हैं, माई ब्रदर्स कार, ये लिखिए, माई ब्रदर्स कार। अच्छा बाबू, अगर हम माई ब्रदर की जगह लिखेंगे तो कार की जगह लिखेंगे द कार, ठीक है। तो हम माई ब्रदर्स कार को हम कैसे लिख सकते हैं, द कार ऑफ माई ब्रदर, द कार ऑफ माई ब्रदर, ऐसे लिख सकते हैं, द कार ऑफ माई ब्रदर। अच्छा, द कार, अब इस माई ब्रदर की जगह में क्या लिख सकता हूं, द कार ऑफ माई ब्रदर मतलब माई ब्रदर मतलब माई। अच्छा, इस द कार को अगर मैं एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करूं तो वो दैट हो जाएगा, दैट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दैट ऑफ माई, दैट ऑफ माई। अब आप देखो, ये दैट किसको रेफर कर रहा है, कार को, और माइन किसको रेफर कर रहा है, माई ब्रदर को। किसको, तो आप माई ब्रदर्स कार को ऐसे लिख सकते हो, द कार ऑफ माई ब्रदर, द कार ऑफ माई ब्रदर को लिख सकते हो द कार ऑफ माइन, ठीक है, और द कार ऑफ माइन को लिख सकते हो द दैट ऑफ माइन, दैट ऑफ माइन, ठीक है। तो आप यही तीन लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम द कार की जगह एक प्रोनाउन यूज करेंगे तो द कार की जगह एक प्रोनाउन दैट आ जाएगा, और अच्छा ऑफ तो हमारे ऐसे लिखा रहेगा, रिलेशन दिखाता है। अब इस माई ब्रदर की जगह क्या प्रोनाउन आ जाएगा, माइन। ये माइन किसको रेफर कर रहा है, माई ब्रदर। ये चीज आपके समझ में आ गई। एक और देख लेते हैं, फिर वीडियो भी पॉज कर देंगे। योर फादर्स एज, योर फादर्स एज को आप कैसे लिख सकते हो बाबू, द एज ऑफ योर फादर, द एज ऑफ योर फादर। योर फादर को आप ऐसे लिख सकते हो, द योर फादर एज को ऐसे लिख सकते हो, द एज ऑफ योर फादर। ऑल राइट बाबू, अब आप मुझे बताइए, द एज की जगह आप एक प्रोनाउन यूज करोगे तो क्या करोगे, दैट करोगे, क्योंकि द एज यहाँ सिंगुलर है, दैट कर दिया, दैट ऑफ। अब अगर आप योर फादर की जगह कोई प्रोनाउन यूज करोगे तो वो क्या होगा, योर्स होगा, नहीं होगा, योर्स होगा, दैट ऑफ योर्स। तो योर फादर एज को आप लिख सकते हो द एज ऑफ योर फादर, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट ऑफ योर्स। यहाँ पर योर्स किसको दिखा रहा है, योर फादर एज को, ठीक है, सॉरी योर फादर को, और दैट किसको दिखा रहा है, एज को, किसको दिखा रहा है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर इसी पता से प्रोनाउन का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। होप तब तक आप इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो देखना और ऑल राइट, थैंक यू।